हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विकासशील देशों की उत्पत्ति की अवधारणा को हम लोग देखेंगे कि आखिर में विकासशील देश का नामांकन कैसे हुआ, ये देश विकासशील क्यों है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं 3 कंसेप्ट बताना चाहूँगा। एक है आपका जिसको बोला जाता है डेवलप्ड नेशन बोला जाता है। एक बोला जाता है डेवलपिंग नेशन, जो आपका ये है, और एक है आपका अंडर डेवलप्ड। ठीक है, अंडर डेवलप्ड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेवलप्ड नेशंस में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। यानी कि टोटल ओवरऑल बात किया जाए तो HDI जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमारा अच्छा रहेगा डेवलप्ड में, डेवलपिंग में उससे कम रहेगा, और अंडर डेवलप्ड में बहुत ख़राब रहेगा। तो जब हम लोग डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड की बात करते हैं तो हमारा डेवलप्ड नेशंस में आ जाता है नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, US, ये सब कंट्रीज़ जो है डेवलप्ड में आ जाते हैं। डेवलपिंग में आपका इंडिया आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, नाइजीरिया आ जाता है, साउथ अरेबिया आ जाता है। ठीक है, और अंडर डेवलप्ड में जो है वो भूटान, अफ़गानिस्तान, कंबोडिया, मेडागास्कर जैसे देश आ जाते हैं। लेकिन अब के समय में जो है वो आपका अंडर डेवलप्ड का जो कंसेप्ट था, जो पहले चला आ रहा था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अब सिर्फ 2 कंसेप्ट है, एक आपका है डेवलप्ड और एक है आपका डेवलपिंग। क्योंकि विचारकों का मानना है कि हर कंट्री जो है वो विकासशील है, हर कंट्री अपना विकास कर रही है, प्रगति में है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री जो है सो वो विकास नहीं कर रही है, वो उसी व्यवस्था में रहना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में वो रह रही है। ठीक है, तो हर कंट्री जो है वो विकास करना चाह रही है, इसलिए हर कंट्री को जो है वो विकासशील की श्रेणी में रखा गया है विद्वानों द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर मेरे चैनल से कुछ भी सीख रहे हो तो कृपया सपोर्ट करो मेरे चैनल्स को। ये जैसे वर्ल्ड का मैप है, बात को समझिएगा, ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ से आपका 0 डिग्री का लाइन ऐसे करके क्रॉस किया है, 0 डिग्री। उसके बाद आपका ये है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री, सॉरी हाफ डिग्री। उसके बाद यहाँ से भी जो है आपका 23 एंड, ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से क्रॉस करेगा, 23.5 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन का मूवमेंट जो है वो आपका इसी 3 लाइंस में होता है पृथ्वी में। ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका इक्वेटर, ये है आपका कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब हमको बताइए, इसके ऊपर सन जो है वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूरोपियंस, यही लोग जो हैं वो सारे दुनिया के खोज करता है। माना जाता है कि अगर यूरोपियंस अगर उस जगह नहीं जाते हैं तो वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, और ये यूरोपियंस जो हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो ऊपर हैं आपके 23.5 डिग्री से। सन का मूवमेंट डायरेक्टली आपका इतना ही दूर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है वो रिसोर्सेज की कमी होगी। ठीक है, रिसोर्सेज की कमी होगी, और इसी रिसोर्सेज की कमी की वजह से यहाँ से जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, वो इधर की कंट्रीज़ को गुलाम बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, गुलाम बनाना स्टार्ट किया, यानी कि कॉलोनीज़ बनाना चालू किया। ठीक है, जिससे कि वो अपना
यहाँ से रॉ मटेरियल्स उठा करके ले जाते थे और यहाँ व्यापार करते थे। ठीक है, तो कॉलोनीज बनाया बनाया यूरोपियंस ने ही सब जगह खोजा। अब जैसे आपके घर में रोटी नहीं रहेगा तो आप रोटी के लिए भाग दौड़ कीजिएगा नहीं, इधर उधर जाइएगा ना कहीं जहाँ आपको मिलेगा। तो उसी तरीके से यूरोपियंस ने पूरी दुनिया में जा करके खोज किया, हर चीज़ का खोज करता आप देखिएगा यूरोपियंस हैं, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी थी, वहाँ बर्फ़ रहता था हमेशा, क्योंकि वो 23.5 डिग्री से ऊपर थे, सन का मूवमेंट वहाँ नहीं था, डेट्स वाई। ठीक है, अब कॉलोनीज़ का निर्माण यहाँ से होना स्टार्ट हुआ, कॉलोनीज़ का निर्माण हुआ। इसमें ब्रिटेन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ पूरी दुनिया में बनाया। और जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ आपका, जो कि 1945 में फिनिश हुआ, उसके बाद जो है वो जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो धीरे धीरे जो है वो आपका रिलीज़ होना चालू हुई, मतलब उन लोगों को फ्रीडम मिलना चालू हुआ, कॉलोनीज़ जो है वो छोड़ना चालू किया गया। और ये जो फ्रीडम मिलना चालू हुआ, यही जो है वो डेवलपिंग नेशंस का उत्पत्ति यहीं से होता है। ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है, जब आपका जितने भी कॉलोनीज़ बनाए हुए थे यूरोपियन कंट्रीज़, वो सारे जो है उस कंट्रीज़ को रिलीज़ किए, और उसके बाद जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का कंसेप्ट चालू होता है। ठीक है, अगर हम लोग आज के धरातल की बात करें, आज के समय की बात करें, तो हमारा इधर साइड से ये कनाडा, ये आपका यूएस, ठीक है, और इधर साइड से आपका यूरोप, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये बस इतना ही जो एरिया है, ये वाला, इधर ये भी नहीं, ये वाला एरिया जो है, इतना ही एरिया को हम लोग डेवलप्ड मानते हैं। बाकी सारा जो है एरिया है वो उसको हम लोग डेवलपिंग में मानते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ दो कंसेप्ट है, एक डेवलप्ड, एक डेवलपिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, डेवलपिंग की उत्पत्ति समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, भूमिका, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें इस टॉपिक का, मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि मैं गूगल हिंदी से टाइप करता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होगा। विकास एक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना कठिन है, इसलिए विकास का वर्गीकरण करना भी चुनौतीपूर्ण है। जो भी बच्चे हैं वो साथ साथ लिख लीजिए, एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। देशों को उनके सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करने के लिए समूहों में रखा गया है। दिमाग में रखिएगा, सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसको दो भागों में बांटा गया है, एक डेवलप्ड, एक आपका डेवलपिंग। पहले ये एक और कंसेप्ट था अंडर डेवलप्ड का, जो कि अब हट गया है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मानदंड में देशों को विकसित और विकासशील देशों में वर्गीकृत किया गया है। यह विभिन्न देशों में विकास परिणामों की विविधता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। विकासशील या विकसित देशों का नामांकन 1960 के दशक में अमीर से गरीब देशों में संसाधनों के हस्तांतरण पर नीतिगत चर्चाओं के संदर्भ में देशों को आसानी से वर्गीकृत करने का एक तरीका है। एक देश वर्गीकरण प्रणाली के अभाव में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने OECD, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की सदस्यता को विकसित देश की स्थिति के लिए एक मुख्य मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया है। मतलब कि अगर आपका कंट्री जो है वो डेवलप्ड है तो उसका जो है सो वो देश जो है वो आपका OECD का मेंबर होगा। ये भी एक मानदंड रख लिया गया कि ये भी एक मानदंड रहेगा, अगर OECD का वो सदस्य है तो उसको हम लोग डेवलप्ड नेशंस मानेंगे, और अगर नहीं है तो उसको डेवलपिंग मानेंगे या फिर अंडर डेवलप्ड मानेंगे। ठीक है, तो ये भी एक मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया गया। OECD सम्मेलन की प्रस्तावना में अनुबंध करने वाले दलों के विश्वास का संदर्भ शामिल है कि आर्थिक रूप से अधिक उन्नत राष्ट्रों को आर्थिक प्रक्रिया में अन्य देशों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता की सहायता करने में सहयोग करना चाहिए।
ठीक है। तो आपका जो OECD का जो प्रस्तावना है उसमें कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र हैं, जो बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र हैं, वो अपने जो छोटे देश हैं, जो अभी विकासशील देश हैं या अंडर डेवलप्ड देश हैं, उनको जो है सो सहायता करना चाहिए ताकि वो भी जो है सो कुछ आगे बढ़ें। विकास के परिणाम स्वरूप दुनिया के लगभग 80 से 85% देशों को विकासशील और 15 से 20% को विकसित घोषित किया गया है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल का टोटल इकोनॉमी का खेल है, पैसे का खेल है। आज हम लोग अगर चाइना जो है बहुत सारा पैसा अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो ऑन डैट केस वो कुछ ना कुछ वहाँ से चाहता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट चाहता है। और चाइना जो है एक तरीके से आज के समय में, आज 21st सेंचुरी के समय में एक कॉलोनीज़ क्रिएट कर रहा है, एक अपने देशों को जो है सो सारे देशों को जो है वो अपना गुलाम बना रहा है इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोनॉमिकली जो है वो चाइना जो है वो गुलाम बना रहा है ज़्यादा से ज़्यादा देशों को, और विश्व पर जो है एक प्रेशर क्रिएट करने का वो कोशिश कर रहा है, यानी कि सुपर पावर्स पर वो जो है वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे अमेरिका, रशिया, ये देश पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विकासशील देशों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देश आमतौर पर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों का जिक्र करते हुए एक शब्द है। ठीक है, जो वॉल्ट वाइटमैन रोस्टो के क्लासिक काम आर्थिक विकास के चरणों एक गैर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1960 से प्रेरित था। ठीक है, ये तो क्लियर मैंने मैप से कर दिया कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश जो है सो उनको है। और ये जो है सो वॉल्ट वाइटमैन रोस्टो, ये एक विद्वान थे जिनका क्लासिक काम था, इस काम का नाम था आर्थिक विकास के चरणों एक गैर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1960। इससे प्रेरित था ये विकासशील देश। रोस्टो ने तर्क दिया कि सभी देश अविकसित से विकसित तक आर्थिक विकास के चरणों की एक श्रृंखला से गुजरते हैं। ठीक है, इनका कहना था कि अविकसित देश जो है वो विकसित देश बनने तक एक आर्थिक विकास के चरणों की श्रृंखला से गुजरते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो पहले वो $10 बिलियन आई, फिर आपका $20 बिलियन आई, फिर आपका $100 बिलियन आई, फिर आपका $200 बिलियन आई। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलप कर जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो $10 बिलियन पे है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है $100 बिलियन पर है, $100 बिलियन पे है। अब अगर $20 बिलियन पर जो है सो डेवलपिंग कंट्रीज़ आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि $100 बिलियन पे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ रह जाएगा, वो तो आगे भाग करके $200 बिलियन पर आ जाएगा डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इस तरीके से श्रृंखला जो है वो बढ़ते चली जाती है। ठीक है, इसी वजह से इसको हमेशा विकासशील माना जाता है। विकासशील, आज अगर विकसित देश भी है तो विकसित देश भी एक विकासशील प्रक्रिया में है। विकासशील प्रक्रिया में वो भी विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। इन विकासशील देशों को संदर्भित करने के लिए कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें कम विकसित देश, अविकसित देश, पिछड़े देश, तीसरी दुनिया के देश और नए औद्योगिकीकरण वाले देश शामिल हैं। ठीक है, ये सारे विकासशील देशों के ही नाम हैं। इन्हीं को बताने के लिए ये सारे शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया है। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा दिमाग में। अगर तीसरी दुनिया के देश अगर बोला जाएगा तो ये नहीं हो जाइएगा कि कुछ और आपसे पूछ दिया। ये आपका विकासशील देशों के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, नए औद्योगिक वाले देश के बारे में पूछ दिया तो ऐसा नहीं सोचना कि कुछ और पूछ दिया। ये विकासशील देशों के बारे में ही पूछा जा रहा है। विकासशील देशों के शब्द में यह सुझाव निहित है कि समय के साथ चीज़ें सुधरेंगी। हालांकि इस शब्दावली का उपयोग विकासशील देशों में लोगों के शोषण और उत्पीड़न को छिपाने के लिए किया गया है। ये भी एक कटु सत्य है कि आपका जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है,
वहाँ पर जो है जिस तरीके का शोषण है, जिस तरीके का उत्पीड़न है, उसको छुपाने के लिए लोग हमेशा बोलते हैं कि भविष्य में चीज़ें सुधरेंगी, भविष्य में चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन वो सुधरती नहीं है। वो क्या कहते हैं, और बद से बदतर होते चली जाती है, बल्कि लोगों को आदत हो जाती है। ठीक है, उसी परिवेश में रहना, उसी स्थिति में रहना। ठीक है, तो ये एक शोषण और उत्पीड़न को छिपाने के लिए किया गया है। ठीक है, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हो, तो कुछ काम आ रहा है मेरा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विकासशील देशों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने वाले पहले महत्वपूर्ण विचारकों में से एक लैटिन अमेरिका के आर्थिक आयोग के रॉल प्रीबिश, ठीक है, रॉल प्रीबिश थे, जिन्होंने तर्क दिया कि विकसित और विकासशील देशों के बीच संबंध शोषण का था। ठीक है, क्योंकि विकसित देश जो है वो विकासशील देशों का शोषण कर रहा है, शोषण कर रहा है। अगर क्या कहते हैं, विकासशील देशों को कुछ ज़रूरत है, और मेनली जो है सो इकोनॉमी का ही ज़रूरत है आपका विकासशील देशों को, और ये इकोनॉमी जो है वो विकसित देशों के द्वारा दिया जा रहा है। तो कोई भी देश किसी देश को बिना ऐसे ही वजह से पैसा नहीं देता है। ठीक है, उसके भी कुछ इंटरेस्ट होते हैं, बिना इंटरेस्ट के कोई क्या कहते हैं पैसा किसी को नहीं देता है। तो ये जो है सो विकसित देश जो है विकासशील देशों का शोषण कर रहे थे। ये आपका रॉल प्रीबिश जो थे वो पहले विचारक थे जो कि इस विकासशील देशों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया उन्होंने। ठीक है, रॉल प्रीबिश जो है वो विकासशील देशों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि विकसित देश जो है वो विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी पैसा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है। अभी जैसे देखिए आपका चाइना जो है सो पैसा देता है पाकिस्तान में या फिर श्रीलंका में, तो अगर लोन नहीं चुका पाते हैं वो लोग, तो वहाँ का बंदरगाह एक रख लेता है, वहाँ सैन्य ठिकाना बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड को जो है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जो है वो ये कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य को ऑब्वियस है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य को आगे एंड्रे गुंडर फ्रैंक ने विकसित किया, जिन्होंने आश्रित विकास की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, आश्रित विकास की अवधारणा आपका एंड्रे गुंडर फ्रैंक, ये आपका यूजीसी में क्वेश्चन में पूछा जाता है। फ्रैंक के अनुसार धनी देशों द्वारा प्रचारित विकास रणनीतियों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि विकासशील देश अधीनस्थ स्थिति में बने रहें। ठीक है, इनके द्वारा फ्रैंक कहते हैं कि जो धनी देश है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो इस तरीके से रणनीति डिसाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके का पॉलिसी बनाते हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो उनके पैसे से डेवलप्ड हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाद में जाकर के उन्हीं को आंख दिखाए, वो हमेशा अधीनस्थ बने रहें, उनके अंडर बने रहें। ठीक है, ये इसी स्थिति में रहें, मतलब एक तरीके से उनके अधीन बने रहें, उनके गुलाम बने रहें। ठीक है, वो कभी ऐसा ना हो कि इंडिया जा कर के रशिया को क्या कहते हैं आंख दिखा करके और युद्ध कर लिया। ठीक है, वो हमेशा अधीनस्थ बने रहे, इसी तरीके का डिजाइन किया जाता है धनी देशों द्वारा। ठीक है, आगे विकासशील देशों की अवधारणा बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मेरी वीडियोस को 3 से 4 बार देखिए। ठीक है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशंस में पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा और 2-3 बार वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको क्या कहते हैं दिमाग में हर कंसेप्ट के बारे में आपका एक जिस्ट जो है वो समझ बन जाएगा, और उससे आपका एग्ज़ाम्स में लिखा जाएगा। तो विकासशील देशों की अवधारणा की बात करें तो एक विकासशील देश, जिसे कम विकसित देश या उभरता हुआ बाजार भी कहा जाता है, का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विकसित देशों की तुलना में कम परिपक्व और परिष्कृत अर्थव्यवस्था वाला होता है। ठीक है, अब हम लोग जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसका जीडीपी का जो डिफिनेशन होता है वो होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स
जितना भी फिनिश्ड गुड्स आपका कंट्री के बॉर्डर के अंदर, मतलब आपके देश में जो फिनिश्ड गुड्स बनाया गया है या जो सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की गई हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक टाइम में वो आपके देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि टोटल ऑल द फिनिश्ड गुड्स प्लस सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री बाउंड्री, मतलब आपके कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में, 1 साल हो, 2 साल हो, 1 साल के अंतर्गत जितनी भी गुड्स को प्रोड्यूस्ड किया गया है, कि जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो आपका जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम है और निवासियों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक सीमित पहुंच है। ठीक है, हम लोग मेनली जान रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है सो स्वास्थ्य शिक्षा जो है सो आज भी बहुत सारे ज़िलों में, बहुत सारे गांवों में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि विकासशील देश अपेक्षाकृत कम सकल घरेलू उत्पाद के बिंदु से शुरू करते हैं। उनकी विकास दर अक्सर विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, सामान्य तौर पर विकासशील देश जिनकी, देखिए यहाँ पर इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है विकास दर ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का विकास दर जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है विकसित देशों से। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। सामान्य तौर पर विकासशील देश जिनकी अपने आबादी के संपेक्ष में औद्योगिकीकरण का स्तर बहुत कम होता है और ज़्यादातर मामलों में एक मध्यम से निम्न जीवन स्तर में जीते हैं। ठीक है, मिडिल से लोअर आपका ये जीवन स्तर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिडिल से लोअर में जो है हम लोग मेनली जो है इंडिया में जो है मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा है, हम लोग मेड अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका में जो है वो आपका 60% पॉपुलेशन जो है वहाँ अच्छा इनकम होने के बाद भी मेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। विकासशील देश कम आय और उच्च जनसंख्या वृद्धि के बीच एक संबंध वाले देश होते हैं। ठीक है, कम आय रहेगा लेकिन उच्च जनसंख्या वृद्धि रहेगी। विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी भी एक अहम हिस्सा माना जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, आपका एग्जामिनेशंस में काम आएगा। संयुक्त राष्ट्र भी विकासशील देशों को अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर, अविकसित औद्योगिक आधार और मध्यम से निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश के रूप में पहचानता है। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे तो विकासशील देश वैसे हैं जहां निम्न जीवन स्तर है, अविकसित औद्योगिक आधार है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो आपका मानव है वो मध्यम से निम्न जीवन स्तर तक जी रहा है। ठीक है, इसलिए विकासशील राष्ट्र विश्व के वे राष्ट्र हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, चीन, जापान आदि जैसे विकसित देशों की तुलना में कम है। अब जिसके पास पैसा रहेगा वही खर्चा करेगा ना, तो जब तक आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा नहीं तब तक आप खर्चा करने सोचिएगा ही नहीं। ठीक है, जब तक जिस देश में ज़्यादा पैसा मिलता है उस देश में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर पैसा ज़्यादा रहेगा तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। अगर आपका पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप इन्वेस्ट भी ज़्यादा कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकीकरण कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी विकास होगा। ठीक है, लेकिन पैसा ही नहीं रहेगा तो आप विकास क्या कीजिएगा। विकासशील देश विभिन्न प्रकार की सामान्य विशेषताओं से पीड़ित होते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर गरीबी, पहला पॉइंट, उच्च जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, संसाधनों का कम उपयोग, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनशीलता। ठीक है, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा ना तो यही सब पॉइंट्स लिखाएंगे।
मैंने बहुत रिसर्च करके ये नोट्स बनाया है, मैं बहुत रिसर्च करके नोट्स बनाता हूँ, और मैं जब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो और भी बहुत ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग जो है सो बहुत अच्छे तरीके से इस पॉइंट्स को देखिएगा। पैमाने पर गरीबी, उच्च जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता, बेरोजगारी और अल्प रोजगार, संसाधनों का कम उपयोग, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनशीलता, सुशासन की कमी और वित्त तक कम पहुँच है। ठीक है, वित्त तक कम पहुँच है मतलब पैसा कम है। विकासशील देश अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आर्थिक, राजनीतिक, मेन तो राजनीति और समाज, यही दो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है वो बर्बाद किए हुए, उसको विकसित नहीं करने दे रहा है। राजनीतिक लोग जो है सो ज़्यादा इस चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना विकास का चाहते हैं, नेता सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, अपने वर्ग का विकास चाहते हैं, अपने जाति का विकास चाहते हैं, बाकी उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। विकासशील देशों की विशेषताएं, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक है कम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, लो पर कैपिटा रियल इनकम। जो आपका रियल इनकम होगा वो आपका बहुत लो होगा। तो विकासशील देशों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका मतलब है कि विकासशील देशों की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कम है और यहाँ निवेश करने या बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब वही कंसेप्ट है कि जितना पैसा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब ना आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा। आपके पास 5 करोड़ रुपया आएगा तभी ना आप सोचिएगा कि यार चलो बिजनेस वो कर लेते हैं, एकरों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, ओकरों में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 5,000 रुपया आ रहा है तो 5,000 रुपया तो आपका डोमेस्टिक गुड्स में ही ख़त्म हो जा रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट क्या कीजिएगा? तो पैसे नहीं रहेगा तो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए विकासशील देशों में कम प्रति व्यक्ति आय के परिणाम स्वरूप कम बचत भी होता है और कम निवेश होता है, और अंततः गरीबी का एक दुष्चक्र पैदा होता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब जितना आएगा उतना इन्वेस्ट होगा, अगर अइबे नहीं करेगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? सेकंड हमारा है जन गरीबी, मास पोवर्टी। विकासशील देशों में अधिकांश व्यक्ति गरीबी की समस्या से पीड़ित है। इन देशों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है, इसलिए इन देशों के नीतियों में हमेशा से गरीबी हटाने की बात की जाती है। जैसा कि आज तक जो है सो देश आज़ाद हुए बहुत साल हो गए, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, अभी भी नारा चलता है गरीबी हटाएं, गरीबी हटाएं, गरीबी हटाएं, गरीबी हटाएं, गरीबी हटवे नहीं करता है। ठीक है, आज भी क्या कहते हैं, बहुत सारे गाँवों में, जिला में जो है सो स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये आपका जो है सो बहुत ख़राब चीज़ है इतने सालों के बाद भी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, और ये सिर्फ कारण है तो पॉलिटिक्स में जो है सो एजुकेटेड लोग नहीं रहे हैं, और एजुकेटेड लोग भी रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, सही से वर्क नहीं कर पाए हैं प्रेशर की वजह से। सिर्फ करप्शन भरा हुआ है विकासशील देशों में। पदाधिकारियों द्वारा करप्शन होता है, नेताओं के द्वारा करप्शन होता है, हर चीज़ का करप्शन है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, नेक्स्ट आपका है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में या तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या का बड़ा आकार होता है। विकासशील देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि के पीछे विभिन्न कारक है। अब उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण के पीछे भी जो है सो बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे देशों में उच्च बाल और शिशु मृत्यु दर लोगों को असुरक्षित महसूस करने और अधिक बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर करती है। अब उच्च बाल और शिशु मृत्यु दर लोगों को असुरक्षित कैसे महसूस करवाती है? क्योंकि जहाँ पर आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पैदा लेगा तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, महीना भर रहेगा कि साल भर रहेगा कि 5 साल रहेगा कि 10 साल रहेगा, वो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, मर जाएगा। और पहले जो है सो आपका जो मृत्यु दर था वो बहुत ज़्यादा था।
ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण मृत्यु दर जो है बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को ज़्यादा अधिक जन्म दिया जाएगा, वो मजबूर रहेंगे। दूसरी चीज़ है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के बारे में कोई शिक्षा नहीं, ठीक है। शिक्षा विकल्पों की कमी, अब उसके बाद यौन शिक्षा की कमी, और यह विश्वास कि अतिरिक्त बच्चों का अर्थ है अतिरिक्त आय और धन आदि भी विकासशील देशों में लोगों को अधिक प्रेरित करता है। मतलब कि बहुत सारे देशों में विकासशील या अंडर डेवलप्ड में माना जाता है कि हमारे जितने बच्चे होंगे उतना हमारा आय का साधन बढ़ेगा, ठीक है, उतने बच्चे हमारे कमा करके हमको पैसा देंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा धन हमारा बढ़ेगा, उतना हमारा प्रॉपर्टी बढ़ेगा। लेकिन आज के समय में बचवे माँ बाप को नहीं पूछता है, पैसे नहीं देता है, ठीक है, अपना कमाता है, अपना साइड में रखता है, ठीक है। तो पहले के ज़माना में ये दिमाग में रहता था कि जितना बच्चा पैदा करेंगे उतना ज़्यादा हमारा आय का साधन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे पास धन रहेगा परिवार के पास। लेकिन अब वो वैसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। विकासशील देशों में लोगों को अधिक, आई होप सबको समझ में आ रहा हो, बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या ऐसे राष्ट्रों में मौजूद रूढ़िवाद के विचार से भी समर्थित होते हैं। बहुत सारे रूढ़िवादी लोग भी होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर जाति में होते हैं, जो कट्टरवाद से प्रभावित होते हैं, ठीक है, जो कि सच्चाई को नहीं देखना चाहते। वो जो कट्टरवादी विचारधारा उनकी बहुत पुरखों ज़मानों से चली आ रही है, उन्हीं को आज के युवा जनरेशन पर भी थोपने की कोशिश करते हैं। तो वो रूढ़िवादी विचार होते हैं जो कि समय के साथ जो है वो चेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या, दी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी और अल्प रोजगार विकासशील या अविकसित राष्ट्रों की अन्य प्रमुख समस्याएं और सामान्य विशेषताएं हैं। विकासशील देशों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स देखिए कि अल्प रोजगार और बेरोजगारी का क्या ये है। तो पहला तो है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, और वो भी क्या कहते हैं, अब तो क्या कहते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से बताया जाता है कि अब क्या कहते हैं ओला पड़ने वाला है, अब बारिश होने वाला है, अब तो किसान के लिए 2000 रुपया का भी व्यवस्था किया गया है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं पहले के ज़माने में जो है सो कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होती थी, जिसके कारण अगर क्या कहते हैं ये आ जाता था, सूखा आ जाता था या बाढ़ आ जाता था, तो पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद कम औद्योगिक विकास, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रहे तो आदमी उसको छोड़ करके इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर सके। प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग की कमी, अब हमको प्राकृतिक संसाधन बहुत है, बहुत आप पेड़ पौधा के बीच में रह रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसका उचित उपयोग कैसे किया जाए, आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, तो वैसा भी कोई ये नहीं है। कार्यबल नियोजन की कमी आदि के कारण उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं स्मॉल स्केल पर ही, ठीक है। रोजगार के वैकल्पिक स्रोत नहीं होने के कारण लोग खुद को घटिया कामों में लगाने को मजबूर हैं। ऐसे देशों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से बेरोजगारी की समस्या उच्च स्तर पर पाई जाती है। देखते हैं गांव से लोग जो है वो आपका शहर की ओर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन का ये एक कारण होता है, माइग्रेशन, ठीक है। आज भी देखते हैं बहुत सारे इंडिया से लोग जो है वो अमेरिका माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों माइग्रेट कर जाते हैं? वहाँ अच्छा क्वालिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे पैसा बढ़िया है, ठीक है, और वहाँ फैसिलिटीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट है आपका द्वैतवादी अर्थव्यवस्था, ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। द्वैतवाद का अर्थ है आधुनिक क्षेत्र या उन्नत क्षेत्र के रूप में दो क्षेत्रों का अस्तित्व और एक अर्थव्यवस्था के भीतर पारंपरिक या पिछड़ा क्षेत्र जो साथ साथ संचालित होता है, ठीक है। ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमी मतलब कि द्वैतवाद, दो रास्ते, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। द्वैतवादी अर्थव्यवस्था मतलब दो रास्ते। आज भी आधुनिक क्षेत्र में जो है वो पारंपरिक जो है वो भी चलेगा और आपका जो अर्थव्यवस्था है वो भी चलेगा, उन्नत क्षेत्र भी चलेंगे, मतलब दोनों चीज़ चलना चाहिए। जैसे कि आपका शहरी क्षेत्र अत्यधिक उन्नत है और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं
और शहरी क्षेत्रों में वह एक अर्थव्यवस्था के सेवा और औद्योगिकीकरण क्षेत्र में है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो दो है, एक आपका ग्रामीण क्षेत्र है, एक आपका शहरी है। ठीक है, ग्रामीण में आप कृषि कर रहे हैं और शहर में आकर के आप उद्योग कर रहे हैं। ठीक है, या कोई बिजनेस खोल लिए, तो ये आप अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इधर से आप क्या कहते हैं, पूरी कंट्रीज को फूड सप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों आपका ये है। नेक्स्ट, आता है बुनियादी सुविधाओं की कमी। ढांचागत विकास जैसे परिवहन, संचार, सिंचाई, बिजली, वित्तीय संस्थानों आदि का विकास विकासशील देशों में अच्छी तरह से विकसित नहीं है। नेक्स्ट, कम उत्पादकता, लोअर प्रोडक्टिविटी। विकासशील देशों में उत्पादकता भी कम है। यह नवीन तकनीकों, नीतियों को प्राप्त करने और उन्हें कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए पूंजी और प्रबंधकीय कौशल की कमी के कारण है। कुपोषण, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, एक स्वस्थ समर्थन प्रणाली, एक अस्वच्छ वातावरण में रहना, खराब स्वास्थ्य और श्रमिकों का कार्य जीवन आदि कारकों को विकासशील देशों में कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 3-4 क्लास का था, 3-4 क्लास का, जो कि 40 से 50 मिनट में कवर किए हैं। तो कृपया सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत से नोट्स बनाते हैं। उच्च खपत और कम बचत। विकासशील देशों में आय कम होती है, बात को समझिए। आय कम होती है और इससे उपभोग करने की प्रवृत्ति कम होती है। आपके पास 2 रुपया रहेगा तब 2 रुपया ना खर्च कीजिएगा, कि लोनवा उठा लीजिएगा 1000 रुपया, 1000 रुपया लोनवा उठा लीजिएगा तब भरिएगा कैसे? घरवा दरवा सब नीलाम हो जाएगा। और पूंजी निर्माण भी कम होता है। ऐसे राष्ट्रों में रहने वाले लोग गरीबी की समस्याओं का सामना करते हैं और वे अधिकांश ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, या उन्हें अपनी आय का अधिक हिस्सा उपभोग पर खर्च करने के लिए मजबूर करेगा। अर्जित आय में से खपत का उच्च हिस्सा कम बचत दर और परिणाम स्वरूप कम पूंजी निर्माण में परिणाम देता है। अंततः ये देश विदेशी सहायता, ऋण और प्रेषण आय पर निर्भर होंगे, जिनकी अर्थव्यवस्था में विस्तार करने के लिए सीमित उपयोगिता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। कॉन्क्लूजन्स की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आर्थिक विकास प्राप्त करना है, ताकि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। आज की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी आर्थिक विकास की आवश्यकता है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्पादक क्षमता में वृद्धि के माध्यम से ही गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। जितने लोग भी देख रहे हैं फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। समाधान किया जा सकता है और विकासशील देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाया जा सकता है। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता हूँ। ठीक है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक्स पे चाहिए, आप हमको बताइए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे बच्चों के लिए जो बहुत दूर दूर रह करके पढ़ते हैं, कॉलेजेस नहीं जा पाते हैं, उनके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।